मायरा दिल छू लेने वाली कहानी। भाभी अपनी भाभी से कुछ भी मांगने से पहले ये देख लेना कि तुम्हारी भी एक ननंद है। अरे कल्पना सुनो, राधा जीजी का फोन आया था क्या? अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं कि मायरे में क्या देना है, अमन ने अंदर आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कल्पना ने ना में सिर हिला दिया। ये देखकर अमन उदास होकर बैठ गया। अभी अभी ऑफिस से वो घर ही आया था। आप घर चले जाते ना उनके, अगर वो लिस्ट नहीं दे रही हैं तो खुद ही लिस्ट मांग लो। तुम्हें क्या लगता है मैं उनके घर नहीं गया था? 3-4 बार जा चुका हूँ। जब भी मैं उनसे लिस्ट मांगता हूँ तो देती ही नहीं है, कहती हैं कि बाद में दूंगी। अभी ज़रूरी काम कर रही हूँ। वैसे भी उनका छोटा परिवार है, ज़्यादा कुछ तो देना नहीं पड़ेगा। पर इन मौके पर लिस्ट देंगे तो हम शॉपिंग कैसे करेंगे? माना कि परिवार छोटा है, पर शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। और फिर हमें थोड़ी ना पता है कि वो क्या क्या मांगेंगी। वैसे भी राधा जीजी थोड़ी लालची। कहते कहते कल्पना रुक गई, पर अमन समझ गया कि कल्पना क्या कहना चाहती थी। पर राधा जीजी का स्वभाव ही ऐसा रहा है उसके आगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। तभी अम्मा अंदर आते हुए बोली, चल अमन, मैं तेरे साथ चलती हूँ। आज मैं खुद ही लिस्ट मांग कर ले आऊँगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, पर्ची देने में ही रोना आता है। पता नहीं समाज के सामने हमारी नाक कटवाना चाहती है क्या? पर माँ, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चल मेरे साथ, अम्मा ने जिद में कहा तो अमन जाने को तैयार हो गया। कल्पना फटाफट चाय बनाकर ले आई। हाथ मुंह धोकर चाय पीकर अमन अम्मा को साथ लेकर राधा जीजी के घर रवाना हो गया। अम्मा जी के 2 बच्चे थे, राधा और अमन। दोनों बच्चों में 16 साल का फर्क था। राधा जहाँ बड़ी थी वहीं अमन छोटा, इसलिए वो अमन को जैसे चाहे वैसे चला लेती थी। राधा शुरू से अकेली बच्ची थी, इस कारण से थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, इसलिए अमन को चलाना उसके लिए मामूली बात थी। दोनों की उम्र का इतना फासला था कि अमन उसकी माँ समान इज्जत करता था, इसलिए उसके सामने ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था। राधा शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है। अमन की शादी में भी उसने कल्पना के आए हुए सामान में से काफ़ी सामान हथिया लिया था। तब भी अम्मा बहुत नाराज़ हुई थी, पर राधा ने तमाशा कर दिया तो खुद कल्पना ने उसे अपना सामान ले जाने दिया। यहाँ तक कि उसके बेटे के जन्मदिन के समय भी उसने नेक के पीछे हंगामा कर दिया था। घर में सब जानते थे कि राधा लालची स्वभाव की है, इसलिए जब कोई तीज त्योहार आता तो पहले उन लोगों को टेंशन हो जाती थी। अम्मा खुद अपनी बेटी के ऐसे स्वभाव से परेशान थी। जब राधा के बच्चे तो बड़े बड़े हो चुके थे, उसके बेटे की शादी 7 दिन बाद थी। 2 दिन बाद तो शादी के प्रोग्राम ही शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी तक उसने और उसके ससुराल वालों ने मायरे की पर्ची नहीं दी थी, जबकि अम्मा और समाज के अनुसार बहन के ससुराल में मायरा देना जरूरी था। खैर, अम्मा और अमन राधा के घर पहुंच गए। अम्मा को अचानक घर पर देखकर राधा उठकर उन्हें अंदर लिवाने के लिए आई। कुछ देर बैठने के बाद अम्मा राधा से बोली, राधा, मायरे की पर्ची कब दोगी तुम? अमन कितनी बार तुम्हारे घर के चक्कर काट चुका है। अम्मा, मैं दे दूंगी ना, पर्ची कहीं भागी जा रही है क्या? अरे, शादी को 7 दिन ही बाकी रह गए हैं, मायरे में क्या खाली हाथ आएंगे हम तेरे यहाँ? अम्मा ने जवाब दिया तो राधा बेशर्मी से बोली, अरे अम्मा, मायरा भी 6 दिन बाद है, इतनी क्या टेंशन लेती हो? मेरे भाई भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। राधा ने अमन की तरफ देखकर ताना मारा। देख राधा, हमारी कोई खुद की दुकान तो है नहीं कि जिसमें से जाकर सामान निकाल कर तेरे लिए लेकर आ जाएंगे। पर्ची देगी तो ही तो सामान लेकर आएंगे, और हमें क्या पता तेरे ससुराल में कितना क्या सामान लगेगा। अगर पर्ची दे रही है तो ठीक है, वरना हम शादी में नहीं आएंगे, अम्मा ने कहा तो राधा बोली, अरे अम्मा, तुम्हारे दामाद जी को तो आ जाने दो, वो पर्ची बनाकर दे देंगे। अब मैं पर्ची बनाकर दे दूं और उन्हें पता ही ना हो तो भला कैसे काम चलेगा? कल को कोई रह गया तो मुझे डांट पड़ेगी। अरे, शादी पक्की हुई 2 महीने हो गए, तूने अभी तक पर्ची नहीं बनाई, कितनी आलसी है तू। अम्मा, वादा करती हूँ कल मैं पर्ची ज़रूर से बनाकर भेज दूंगी। ठीक है, अगर कल पर्ची नहीं आई तो देख लेना। अपने बेटे की शादी करके बहू खुद ही ले आना। अपने मायके वालों से उम्मीद मत करना कि वो लोग आएंगे, कहकर अम्मा अमन के साथ घर चली आई। दूसरे दिन भी अम्मा इंतज़ार ही करती रह गई, लेकिन राधा ने पर्ची नहीं भेजी। तीसरे दिन राधा खुद ही घर पर आई और तो अपने साथ एक पर्ची लेकर आई थी। उसे अम्मा को देकर बोली,
अम्मा पर्ची ले आई हूँ, कल तो आना नहीं हो पाएगा और अब कल से प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं तो आज ही देने आई हूँ। अम्मा ने पर्ची खोलकर देखी तो उसमें 50 साड़ियाँ और 50 ही पैंट शर्ट मांगे गए थे। इसके अलावा राधा का लहंगा, ओढ़नी, कमर साहब का सूट और दोनों बच्चों के कपड़े अलग से मांगे थे। ऊपर से कोई सोने का गहना आरती की थाली में रखने के लिए। पर्ची देखकर अम्मा बोली, अरे राधा, तेरा इतना बड़ा तो परिवार नहीं है जितने तूने पर्ची में लिख दिए हैं। ये सुनकर राधा भड़कते हुए बोली, ये तो मैं लूंगी ही, आखिर मैं भी तो दूसरों को लेकर बैठी हूँ, तो उन्हें भी तो दिलवाना ही पड़ेगा। और मायरा इतना ही महंगा लग रहा था तो मायरे की पर्ची के लिए क्यों घूम रहे थे? अच्छा होता मायरा देना ही नहीं पड़ता आपको। अम्मा कुछ कहने को हुई तो कल्पना ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। राधा तो अपनी भड़ास निकालकर वहां से चली गई। पीछे अम्मा ने कहा, लो देखो तुम्हारी बहन को, मैंने पहले ही कहा था कि मुंह खोलेगी ना तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इससे अच्छा तो उसकी सास से पूछ लेते, पर तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अम्मा, अगर हम जीजी से नहीं पूछते, सीधे उनकी सास से पूछते तो जीजी बुरा मान जाती। अमन ने कहा, उसका बुरा मानना नहीं मानना सब एक बराबर है, कभी किसी से खुश भी हुई है वो? अम्मा बोली और पर्ची वहीं टेबल पर रखकर कमरे में चली गई। कल्पना ने अमन की तरफ देखा तो अमन ने कहा, मुझे लगता है हमें जीजी को ही बुला लेना चाहिए। अपने लिए बेस वो ही देख लेंगी, नहीं तो हमारे लाए हुए में 10 कमियां निकाल देंगी। आपको लगता है कि वो शांतिपूर्वक आएंगी और अपने लिए बेस खरीद के चली जाएंगी? उम्मीद तो नहीं है, पर जीजी का कोई भरोसा भी नहीं है। हमारा दिया हुआ तो उसे कभी पसंद आता ही नहीं है, तो उसे ही बुला लो। अपना बेस खुद ही देख जाएगी और खुद ही अपनी पसंद का खरीद भी लेगी। बाकी लोगों के लिए हम लोग आज ही जाकर ले आते हैं। कल्पना को भी अमन की बात जच गई। अमन और कल्पना उसी समय रवाना हुए और सारा सामान खरीद कर ले आए। सिर्फ राधा के लिए बेस नहीं खरीदा था। घर आकर उन्होंने राधा को फ़ोन लगा दिया, जीजी कल तो प्रोग्राम है, परसों आप आ जाना, जो आपको अपनी पसंद का बेस खरीदवा देंगे। राधा इस पर राजी हो गई। तीसरे दिन राधा का वो लोग इंतज़ार करने लगे, लेकिन सुबह से शाम होने को आ गई, वो अभी तक मायके नहीं पहुंची। 3-4 बार फ़ोन लगाने पर भी उसने यही कहा कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। आखिर थक हार कर शाम को उनका फ़ोन आया कि तुम बाज़ार में पहुँचो, मैं वहीं मिल जाऊँगी। आखिर बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ राधा अपनी ननंद के साथ आई थी। राधा अपनी पसंद की दुकान पर ही उन लोगों को लेकर गई। वहाँ जाकर उसने बेस निकलवाने शुरू किए, पर राधा की हेल्थ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी कमर के साइज़ के लहंगे ही नहीं मिल रहे थे। आखिर थक हार कर दुकानदार ने कहा, देखिए बहन जी, आपकी कमर की साइज़ के लहंगे नहीं मिल रहे हैं तो आप उसकी जगह पर एक हेवी साड़ी ले लो, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि हम लहंगा तैयार करवा के दे सकें आपको। शादी का सीजन चल रहा है, इस समय हमारे कारीगर बिजी हैं। आखिर राधा को साड़ी ही देखनी पड़ी, लेकिन साड़ी भी फिर कोई ऐसी वैसी नहीं, 25-30 हज़ार से नीचे वाली साड़ी को देखना ही पसंद नहीं कर रही थी। ये देखकर कल्पना ने अमन की तरफ देखा, लेकिन अमन ने इशारे से उसे बिल्कुल चुप करवा दिया और धीरे से कहा, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे वरना जीजी तुम्हारी बात पकड़ लेंगे। जब 4-5 साड़ी उसने देख ली तो उसकी ननंद बोली, भाभी आपको शर्म नहीं आ रही है? ऊँट की गर्दन ऊंची है तो काटने के लिए नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई जो कि तुमसे 16 साल छोटा है, तुम्हारे बच्चे की उम्र का है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलवा रहा है, तो थोड़ा सा तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी है 30-35 हज़ार की साड़ी देखना? 4-5 हज़ार में भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आती हैं, कुछ तो शर्म आप भी करो। आखिर अपनी ननंद की फटकार सुनकर राधा उनसे नीचे साड़ियाँ देखने लगी। 8-10 साड़ियों के बाद उसने 8 हज़ार की साड़ी पसंद की। साड़ी के बाद उसके साथ की एसेसरीज में भी 4-5 हज़ार रुपये और खर्च करवा दिए। जब खरीदारी हो गई तो राधा ने कहा, अमर बाजार तो आए ही हैं तो तू कोई सोने का गहना भी साथ ही साथ दिलवा दे, वो भी मैं अपनी पसंद का ही ले लूँगी। तब अमन ने कहा, जीजी हम सोना नहीं रख रहे हैं, उसके बदले में हम तुम्हें नकद ही दे देंगे। अम्मा ने कहा है। लेकिन ऐसे कैसे? मैंने कहा था ना, मुझे तो सोने का गहना ही चाहिए। लेकिन राधा आगे कुछ कहती उससे पहले उसकी ननंद बीच में बोल पड़ी, लेकिन वेकिन क्या भाभी, जब आपकी अम्मा कह रही हैं तो वही बात मानो। आखिर आप अपनी अम्मा से बड़ी तो नहीं हो?
और फिर मुंह खोलने से पहले सोच लो, आपकी भी एक ननंद है। मैं अपने बच्चों की शादी में अगर ऐसी जिद लेकर बैठ गई तो आपका क्या होगा? राधा बहस करना तो चाहती थी, लेकिन ननंद सामने खड़ी थी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अगर अभी भी वो ननंद के सामने इस तरह से जिद करती तो कल को ननंद के बेटे की शादी में उन्हें भी वो ही सब देना पड़ता। इसलिए राधा चुप रह गई। इसके बाद शादी में भी वो और नगद और तोहफों को लेकर ज़्यादा बहस नहीं कर पाई। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।